हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी जेट और आईसीआर के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, और साइंस का ऐसा कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवर्त सारणी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं इस पृथ्वी के ऊपर उन सब की सिस्टमेटिकल स्टडी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है, किस तरह से वैज्ञानिक ने इसका जमाने का या तत्वों के वर्गीकरण का आधार रखा, हम उसके बारे में बात करेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्राउट की अवधारणा। प्राउट का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि हम जब भी आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डोबेनियर का त्रिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और वैज्ञानिक है, वो है प्राउट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्राउट ने क्या बोला था, ठीक है। प्राउट के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है। तो प्राउट ने ये कहा था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले जो एलिमेंट डिस्कस हुआ था वो हाइड्रोजन था, उसके बारे में सब बात करते थे, ठीक है। तो प्राउट ने ये कहा था कि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के सरल गुणांक होते हैं या पूर्ण गुणज होते हैं। तो हमें पता है कि तत्वों के परमाणु भार तो भिन्नात्मक भी होते हैं, तो ये अवधारणा वहीं पे गलत सिद्ध हो गई। फिर दूसरी अवधारणा आई जो आप सब जानते हो, वो है डोबेरिनर अवधारणा या कंसेप्ट, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो डोबेरिनर ने क्या किया था, डोबेरिनर ने तीन तत्वों के त्रिक बनाए थे, और उसने कहा कि प्रथम और अंतिम तत्व का जो परमाणु भार का औसत है वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। देखो सामने, जैसे ये रहा बेटा, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्राइड है, एक त्रिक है। मैं दूसरा त्रिक भी यहाँ पे साथ में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। ये देखिए, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और ये कैल्शियम। तो मैं पहले की बात करता हूं, लिथियम का परमाणु भार 7, इसका है 39। तो हम अगर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 23 सोडियम का परमाणु भार होता है। बेरिलियम का 8 और इसका है 40। अगर हम यहाँ पे दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये 24 आएगा, किसका, मैग्नीशियम का परमाणु भार। इस तरह से इसने बहुत सारे ट्राइड बनाए थे। एक और है ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब ये फेल हो गए, इसके फेल होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ठीक है। फेल होने का मुख्य कारण ये है कि ये अधिक ट्रिक या अधिक जो ट्राइड है, त्रिक है, वो जमा नहीं सका। दूसरा एक और है कि कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु भार जो है वो लगभग समान होते हैं, फेंको नहीं, और इसके नीचे जो जितने एलिमेंट है इनका क्या है, भार जो है ये क्या होता है बेटा, लगभग बराबर होता है। इस कारण से ये ट्रिक जो, ये जो ट्राइड है या जो नियम है ये फेल हो गया, ठीक है। चलो जी, इसके बाद तीसरा जो अवधारणा है या तीसरा जो वैज्ञानिक है हमारे पास, वो है लोथर में न्यूलैंड, और उसने अपना अष्टक नियम दिया था। तीसरा देखो बेटा, ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, अष्टक नियम। तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है, यह है ऑक्टेव रूल, है ना। मैंने इंग्लिश में लिखा है, उसकी बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे इंग्लिश में लिखने का। उसका कारण क्या है, कारण सुनो, समझो, अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। देखो, अष्टक का नियम हम रासायनिक बंध वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर अष्टक के नियम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं यहाँ पे आवर्त सारणी वाला अष्टक का नियम है या फिर ये बंध वाला अष्टक का नियम है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपने देखा होगा जब भी पेपर आता है तो उसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्टेव रूल है अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्टेबल, और ये अगर ये ऑक्टेट होता तो वो बंद वाला होता, अष्टक का नियम, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ऑक्टेट और ऑक्टेव वाले। इट इज क्लियर। अब ये नियम क्या है, नियम को समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार इस न्यूलैंड ने तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया, जमाया कि पहला और 8वां जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से संगीत में पहला और 8वां स्वर समान होता है, ठीक उसी प्रकार इसने तत्वों को अरेंज किया। देखिए सामने, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सा से स्टार्ट करूं, सा रे ग म प ध नी, और फिर वापस से सोडियम सा, ठीक है। तो पहला और ये 8वें नंबर का जो एलिमेंट है ये समानता प्रदर्शित करता है। इस तरह से इसने
तत्वों को जमाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ्लोरीन के बाद तो नियोन आता है, तो उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो सीधी सी बात है कि अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम स्वतः ही हट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जो चौथा नियम है बेटा मेरे पास, वो है लोथर-मेयर वक्र। चौथा जो है मेरे पास वो है लोथर-मेयर वक्र या ग्राफ। ठीक है, ये लोथर-मेयर ने क्या किया था वो मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचा, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचा, और ये जो ग्राफ था वो इस तरह से था, जिगजैग। ये देखिए जिगजैग लाइक ये ग्राफ था। ठीक है, यहां तो ले लिया उसने एटॉमिक वेट, परमाणु का भार, और यहां ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, परमाणु का आयतन। तो इसने क्या देखा कि जिनका आयतन ज्यादा था उनको तो टॉप पे जमाया। जैसे फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको तो टॉप पे, क्योंकि इनका आयतन ज्यादा था। इस ग्राफ के उतरते हुए अवरोही भाग पर इन्होंने सेकंड ए वर्ग के तत्वों को जमाया, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, और चढ़ते हुए भाग पर इन्होंने ये देखो ये चढ़ता हुआ फिर है बेटा, हेलोजन्स को रखा। ठीक है, ये हेलोजन, और नीचे आधार में इन्होंने संक्रमण तत्वों को जमाया। इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन समझाया एलिमेंट्स का। ओके, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम के ऊपर ही मेरा पूरा टॉपिक है, वो है बेटा मेंडलीफ का आवर्ती नियम। तो इसके बाद आता है हमारे पास मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने इस क्या दिया बेटा, मेंडलीफ का आवर्ती नियम। ये लो सब, मेंडलीफ का आवर्ती नियम। अब ये नियम क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के अनुसार जमाया था, तो उसने अपना नियम क्या दिया, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। आगे बात समझ में? तो ये पूरे क्लासिफिकेशन के नियम हैं 5। अब यहां पे एक मेन चीज क्या थी कि जो आवर्त सारणी जो बनाई गई थी, जिसका आधारभूत ढांचा बनाया गया था मेंडलीफ और बोर दोनों के द्वारा। ठीक है, तो बोर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आवर्त सारणी की खास बात क्या है उसके बारे में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपसे। चलो जी, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है आवर्त सारणी की विशेषता। आवर्त सारणी की यह विशेषता, क्या क्या विशेषता है आवर्त सारणी की, उसके बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। देखो, आप सबने आवर्त सारणी देखी होगी, तो वो इस तरह की आवर्त सारणी है। ठीक है, इस तरह की होती है बेटा। ठीक है, ये इस तरह की आवर्त सारणी है, और मैं अभी रफली बना के आपको समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझाना है, मुझे भी इसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना, और समझाऊंगा मैं आपको। ये जो खड़ी पंक्तियां हैं इसे तो हम बोलते हैं वर्ग, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इसे बोलते हैं हम आवर्त। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल जो वर्ग थे वो थे 17, क्योंकि उस टाइम तक 18 वर्ग या शून्य वर्ग था, वो डिस्कवर नहीं हुआ था बेटा। तो 17 वर्ग थे, लेकिन उसको 2 उप वर्गों में बांट रखा था, इसलिए यहां पे बोलते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 8 थी। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने पहले बोला कि 17 वर्ग है। जब हम इन खड़ी पंक्तियों को गिनेंगे, ठीक है, तो ये 17 होगी। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होती है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं या लिखते हैं, आपको लिखा हुआ या बोला हुआ भी मिलेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे बेटा, 8। अब ये 8 कैसे हैं, यही क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वर्ग। तो वर्ग के आधार पर देखो बेटा, ये वर्ग के आधार पर, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों को 2 उपवर्गों में बांट रखा था, एक फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक, और एक फर्स्ट बी से लेकर 7th बी तक। इन दोनों को मिलाकर उसने बोला 7 वर्ग। ठीक है बेटा, और जो 8वां वर्ग है ये खुद 3 वर्गों से मिलकर बना था, 8, 9, 10। तो एक हम इसको काउंट करते हैं, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 9 या 17 और 18। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इस वीडियो के माध्यम से भी। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम यहाँ आवर्त की बात करते हैं बेटा, ठीक है, आवर्त,
अकॉर्डिंग टू आवर्त, आवर्त के अनुसार। मैंने आपको बोला बेटा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे टोटल? 7। तो जो पहला आवर्त था इसका नाम है बेटा अति लघु। क्या नाम है इसका? अति लघु आवर्त। और इसमें एलिमेंट कितने थे? केवल 2, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। दूसरे और तीसरे वर्ग का नाम था लघु आवर्त। क्या नाम था? लघु आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या थी 8। जब मैं टेबल बनाऊंगा उसमें भी आपको ये सारी की सारी चीजें वापस से सिखाऊंगा। ठीक है। और चौथे और पांचवें आवर्त को हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। ठीक है। और इसमें तत्वों की संख्या होती है बेटा 18। तो जो वंडर नंबर हम लिखते हैं ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, वो यहीं से आइए। और जो छठा आवर्त है इसको बोलते हैं अपन अति दीर्घ आवर्त। और जिसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 32। और सातवां आवर्त है इसे बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई अब जिस आवर्त की खोज होगी उसको हम किस में रखेंगे? ठीक है। तो वो 7वें आवर्त में रखा जाएगा। इसमें तत्वों की संख्या 26, 27, 25 बहुत सी वेरिएशन के साथ आपको मिल सकती है। ओके बेटा। तो ये क्लासिफिकेशन जो विशेषता में आता है। आगे की बात कर लेता हूं मैं आपसे। ठीक है। आगे की अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है कि इस आवर्त सारणी को वर्ग या गुणधर्म के आधार पर बनाया गया था। मतलब एक ही वर्ग के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके जो प्रॉपर्टी है, उनके जो गुणधर्म है वो एक समान होंगे। ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा इसमें कि जिस तत्व की खोज नहीं हुई है उसके गुणधर्म खोज होने से पहले ही हमें पता है। यह भविष्यवाणी मेंडलीव द्वारा की गई थी। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे आप सब जानते हो कि साहब ये एक वर्ग है ना एलिमेंट्स की। तो ये बैंगन, आलू, गाजर, इस तरह से हम लिखते हैं। अब जो एलिमेंट इस वर्ग में आएगा, ठीक है, उसके बारे में पहले से ही पता था कि इसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो बोरोन फैमिली की होगी। ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम इससे पहले वाले तत्व में एक का पूर्व लग्न लगा के लिखा जाता है। तो इस जो एलिमेंट आने वाला है उसका नाम क्या रखेंगे अपन? एका एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है बेटा? एका एल्यूमिनियम। यह भी इस आवर्त सारणी की विशेषताओं में से ही माना जाता है। बात समझ आ गई? अब जब विशेषता भी होती है तो दोष भी होते हैं। तो आवर्त सारणी के दोष, यहां पे ये पॉइंट है जो सबसे अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा आवर्त सारणी के दोष। आवर्त सारणी के दोष। अब दोष कौन कौन से हैं? दोष वहां होते हैं जब हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो वहां पे लगते नहीं है, वो दोष बन जाते हैं। तो पहली जो पॉइंट है मेरे पास वो है हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन की पोजीशन। ठीक है। तो हाइड्रोजन की स्थिति से क्या रिलेशन है? देखो बेटा, मैंने अभी भी आपको कहा कि ये गुणधर्म के आधार पर बनाई गई है। तो एक ही वर्ग के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन हाइड्रोजन के गुणधर्म पहले वर्ग से भी मिलते हैं, 18वें वर्ग से भी मिलते हैं क्योंकि 18 वर्ग में गैसें हैं तो H2 भी गैस होती है। 17वें वर्ग से भी मिलते हैं क्योंकि 17वें वर्ग में सारे -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1। तो हाइड्रोजन भी धात्विक हाइड्राइड के साथ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो पहले से मिलते हैं, 18वें से मिलते हैं, 17वें से मिलते हैं। 14वें वर्ग कार्बन फैमिली से भी मिलते हैं क्योंकि कार्बन को उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए जो उसके बाह्यतम कोश में है। बाह्यतम कोश में कितने बेटा? 6 परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में, दूसरे में 4। अगर 4 और मिल जाएंगे तो अष्टक पूरा। हाइड्रोजन को भी उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उसके बाह्यतम कोश में है। 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और मिल जाएगा तो द्वीप पूरा हो जाएगा और वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आप डी खंड में भी इसको रख सकते हो क्योंकि ये डी खंड की धातुओं से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाता है, इस कारण से। तो ये इसके दोष का पहला पॉइंट है साहब, हाइड्रोजन की स्थिति। और आपको पता है बहुत सी बार आप पढ़ते हो कि हाइड्रोजन आवारा तत्व है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, हम उसे आवारा बोलते हैं। यहाँ भी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई ठिकाना नहीं है, बेचारे को कहीं भी हम रख सकते हैं, इसलिए उसको आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहते हैं। ध्यान देना बेटा इस चीज का। दूसरा पॉइंट है साहब इसका समस्थानिक। ठीक है। दूसरा है यह है समस्थानिकों की स्थिति। अब ये क्या हो भैया? समस्थानिकों की स्थिति। हाँ देखो, आपको पता है
कि एलिमेंट के तत्वों के समस्थानिक एक से ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, कार्बन के भी 3 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, लेकिन आवर्त सारणी में एक तत्व का एक ही वर्ग है, एक ही डब्बा है, तो आप समस्थानिकों को आवर्त सारणी में रखोगेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। चलो जी, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने ही नियम की पालना नहीं की। उसने कहा था तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, तो भाई साहब ऑर्गन और पोटेशियम, इसमें ऐसा क्या था कि इसका परमाणु भार था 39.90, इसका था 39.10, तो भाई पोटेशियम पहले जमता, ऑर्गन बाद में जमता, अपने ही नियम की पालना नहीं की, ये भी उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, चलो जी, फोर्थ पॉइंट मैं आपको यहां पे बता देता हूं, वो है कि समान गुणधर्म वालों को अलग अलग वर्ग में और असमान गुणधर्म वालों को एक ही वर्ग में रखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पे हम ये बात करते हैं, लिथियम के नीचे आता है बेटा सोडियम, बेरिलियम नीचे आता है मैग्नीशियम, ठीक है, बोरोन, ठीक है, बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, और ये कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। लिथियम समानता दर्शाता है मैग्नीशियम से, बेरिलियम समानता दर्शाता है एल्यूमिनियम से, और बोरोन समानता पिछले साल का क्वेश्चन है, जेट का विकर्ण संबंध से रिलेटेड आया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं अक्सर सारे बच्चों से ही कहता हूं कि अगर ध्यान से पढ़ाई की जाए तो सिलेक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस ये दिमाग अपना यहाँ ठिकाने पे होना चाहिए। तो लिथियम जब मैग्नीशियम से समानता रखता है तो अलग अलग वर्ग में क्यों रखा भाई, एक ही वर्ग में रखना चाहिए ना। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक। दूसरा देखो, क्यों आ गया हूं, ये सबके सब एक ही वर्ग में है, लेकिन तीनों के गुणधर्म अलग अलग है, कॉपर का अलग है, सिल्वर का अलग है, और ऑरम या गोल्ड सोने का अलग है, फिर भी इसको एक ही वर्ग में रख दिया। तो समान गुणधर्म वालों को अलग अलग वर्ग में और असमान गुणधर्म वालों को एक ही वर्ग में रखा। क्यों रखा, तो ड्रॉबैक है। चलो जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे पास, ये चौथा था, पांचवा पॉइंट ड्रॉबैक का, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। आपने देखा होगा आवर्त सारणी के नीचे 2 पट्टियां होती है, ठीक है, तो वहां पे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं उसको, 4F और 5F श्रेणी। ठीक है, सब बनाएंगे हम यहाँ पे। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका। क्यों नहीं दिया भाई, ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इसके ये ड्रॉबैक है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मोज़ले की आवर्त सारणी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैं पहले इसमें ये क्लियर कर देता हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी, इसलिए यहां मोज़ले का नाम आता है। ओके, थैंक यू।